बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द करिज्मेटिक लीडर बाय सिकंदर हयात, जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अर्ली डेज़ की स्ट्रगल जो मुसलमानों ने की पाकिस्तान बनाने के लिए, उस पर बेस्ड है। बहुत सारी चीज़ें मुझे इसमें से सीखने को मिली, लेकिन मैं उन पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा जो कि आज के दौर में हमारे लिए जानना और समझना और अमल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो इसके अंदर बात की हुई है अबाउट द वेबर्स फिलॉसफी ऑफ करिज्मेटिक लीडर। अब वेबर ने दो उसके अंदर मेन पॉइंट्स बताए हैं कि करिज्मेटिक लीडर होने के लिए कैसी दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 पर पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ द लीडर, जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर एक लीडर पर्सनल क्वालिटीज़ उसमें नहीं है, उसकी अपनी एफर्ट्स नहीं है, उसका अपना कैरेक्टर नहीं है, उसकी अपनी मेहनत नहीं है, तो वो डेफिनेटली एक करिज्मेटिक लीडर नहीं बन सकता। लेकिन जो दूसरी शर्त है वो बहुत मज़े की है, और वो हालात का ख़राब होना है, वो सिस्टम क्राइसिस या लीडरशिप क्राइसिस होना है, या वो लोगों के लिए मुश्किलात का होना है। अब इसके अंदर जो पहलू दो डिस्कस किए गए हैं, एक वो पॉलिटिकल पहलू है जो कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान का था, और दूसरा कायद आज़म की ज़िंदगी के ऊपर बात है। मैं कायद आज़म की ज़िंदगी पर बात करूंगा। कायद आज़म ने अपनी स्ट्रगल शुरू की मुसलमानों के लिए, उनको एक अलग वतन हासिल कराया और मेहनत की उसके लिए। मोर देन 3 डेकेड्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सर्व किए। बात यह है कि उन 3 डेकेड्स के अंदर क्या क्या वाक़यात हुए, क्या क्या चीज़ें हों, और कैसे वो अल्टीमेटली करिज्मेटिक लीडर बने, ये अहम सवाल है। अगर हम उनके कैरिज्मा की बात करें तो वो 1937 से स्टार्ट होकर 1947 तक चला, यानी कि 10 साल। कैरिज्मा उनका पाकिस्तान भी है। अगर मैं कहूं तो पाकिस्तान उन्हीं के कैरिज्मा में शामिल होता है, मुस्लिम लीग भी उन्हीं के कैरिज्मा में शामिल होती थी। वो इतने बड़े लीडर थे। कायद आज़म की चंद खुसूसियात जो मुझे बहुत पसंद आई और दिल को लगी, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो ये हैं। नंबर 1 पर कि वो एक रियलिस्ट आदमी थे। वो फ्रिक्शनल वर्ल्ड में नहीं जीते थे, वो असल दुनिया को समझा करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कुछ भी होता है तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर इमोशनल पहलू से अपना कोई बयान देते थे, कुछ फिक्शनल वर्ल्ड का बयान देते थे, लेकिन कायद आज़म कभी ऐसा नहीं करते थे। वो रियलिटीज़ और फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात किया करते थे, वो उनको चेक करते थे। इसी पॉइंट से सिमिलर मैंने कायद आज़म के ऊपर मूवी में देखा था कि वो बयान कर रहे थे कि कुछ मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया तो ब्रिटिश ने उनको मारना शुरू कर दिया। कायद आज़म भी वहाँ पर मौजूद थे अपने ऑफिस में रति के साथ। तो रति ने फरमाया कि जिन्ना जाएं, उनको रोकें, ये मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। तो उन्होंने आगे से कहा कि ये मुसलमान गलत हैं कि वो आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लीगली इस चीज़ को परसू कर सकते हैं। खैर कायद आज़म ने बाद में मुसलमानों को उस चीज़ से बचाया भी। असल चीज़ जो इस चीज़ से हमें सीखने को मिलती है, इस वाक़े से, वो ये है कि वो रियलिस्ट थे। वो कभी भी इमोशनल चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते थे, विच इज़ अ बिग थिंग। हम लोगों के कहें तो शायद कहें कि कोल्ड हार्टेड थे, लेकिन कोल्ड हार्टेड नहीं थे। वो एक्सल फैक्ट्स एंड फिगर्स को अंडरस्टैंड किया करते थे, और उसी की बेस पर वो कोई भी अपना बयान देते थे। सेकंड अहम चीज़ जो मुझे कायद आज़म की लाइफ में से सीखने को मिली, वो थी कि उनका अपने इमोशंस पर फुल कंट्रोल था। इस बुक में वाक़या दिया गया है कि 1929 के अंदर जब रति कायद आज़म से अलग हुई और इस दुनिया से चली गई, तो उस टाइम पर कायद आज़म बहुत ज़्यादा रोए। कुछ लोग कहते हैं कि एक बच्चे की तरह रोए, और वो डिसहार्टेड थे क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार किया करते थे। लेकिन उसके बाद ये भी मेंशन किया गया है कि कुछ ही टाइम के अंदर वो फौरन से रिकवर हो गए थे, बिकॉज वो अपने डिसिप्लिन के इंसान थे, पक्के डिसिप्लिन। एंड द प्लस थिंग, वो अपने इमोशंस पर 100% कंट्रोल रखा करते थे। उनके इमोशंस कभी भी उनको ड्राइव नहीं करते थे, वो अपने इमोशंस को ड्राइव करते थे। विच इज़ अ थिंग जो कि एक लीडर को बड़ा लीडर बनाती है। विच इज़ द पॉइंट जो एक लीडर को कामयाब लीडर बनाती है कि जितना मर्जी बड़ा आपके साथ वाकया या हादसा हो जाए, आप स्ट्रांग हैं और आप डिसिप्लिन्ड हैं और आप अपने इमोशंस पर काबू रख सकते हैं। एक और पॉइंट जो उसी के आगे एडिशन में है, वो ये है कि कायद आज़म ने कभी पब्लिकली अपनी लाइफ के मामलात नहीं शेयर किए, कभी पब्लिकली ये नहीं बताया कि मैं दुखी हूँ या मैं खुश हूँ। अपने इमोशंस को लोगों को नहीं बताया करते थे, अपने तक रखा करते थे। तीसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो मैं समझता हूँ कि लर्निंग की बहुत बड़ी बात है, और वो ये है कि कायद आज़म के कैरिज्मा के बारे में बड़ी खूबसूरती ये नहीं थी कि उनके पास पावर थी या उनके पास बेतहाशा पैसा था या लोग उनके फॉलोअर्स थे। बड़ी बात ये थी कि इन चीज़ों से कभी वो करप्ट नहीं हुए। वो डिसिप्लिन मैन थे, वो ऑनेस्ट मैन थे, और वो अपनी वैल्यूज के मैन थे। द थिंग इज, इतनी पावर थी कि वो जिसको चाहते रखते, जिसको चाहते निकालते। इतनी पावर थी कि वो जो कहते मुसलमान वो करते। इतनी पावर थी कि वो जिस चीज़ पर हाथ रखते लोग कहते कि ये कायद किया। इतना पैसा था कि वो महंगी से महंगी गाड़ी रखा करते थे। इतना पैसा था कि 47 के अंदर 6 से 7 मिलियन इंडियन रुपीस उनके स्टॉक एक्सचेंज की अर्निंग थी। इतना पैसा था, बट कभी भी उस पैसे से वो करप्ट नहीं हुए। वो हमेशा अपनी वैल्यूज पर पक्के रहे, जो एक कैरिज्मेटिक लीडर बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है।
कैरिस्मेटिक लीडर बनने के लिए एक और पॉइंट भी जो कायदे आज़म ने बड़ा अच्छा पूरा किया वो ये था कि वो एक अमीर आदमी थे। आप कभी भी एक कैरिस्मेटिक लीडर नहीं बन सकते अगर आप एक अमीर इंसान नहीं हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो एक अमीर इंसान होता है उसको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो पॉलिटिक्स में डबल गेम कर कर, डबल क्रॉस कर कर लोगों को लूटे। सिमिलरली कायदे आज़म वॉज इनफ रिच कि उनको ज़रूरत ही नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में से कुछ पैसे निकालते या लोगों को डबल क्रॉस करते। इसीलिए अमीर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अमीर हो जाते हैं तो आपके माइंड से बिजनेस की टेंशन निकल जाती है। जब उन्होंने पॉलिटिक्स खेली, जब पॉलिटिक्स में आए, जब उसको शुरू किया तो उनके माइंड में ये टेंशन नहीं थी कि मेरा घर कैसे चलेगा। अगर ये टेंशन होती तो वो कभी भी एक अच्छे पॉलिटिशियन न बन सकते। ही वॉज अ गुड पॉलिटिशियन बिकॉज वो एक रिच आदमी थे। तो चौथी चीज़ उनकी लाइफ में से हमें सीखने को मिलती है, जो बड़ा पॉइंट है, जो मुझे लगता है कि अगर हम आज के दौर में अप्लाई कर लें तो सब सेट हो जाएगा, और वो ये है कि वो अपने मिशन और पर्पस के बारे में 100% श्योर थे। कायदे आज़म के 3 डेकेड्स के 30 साल के बयानों में कहीं पर भी एक ऐसा बयान नहीं है कि उनको कोई शक हो इस बात पर कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। कभी भी नहीं। वो पूरा यकीन रखते थे कि मैं जो पाकिस्तान के लिए एफर्ट्स कर रहा हूं वो मैं सही कर रहा हूं, वो मैं मुसलमानों के लिए पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल ठीक काम कर रहा हूं, और यही उनका जो यकीन था वो उनके फायदे में तब्दील हुआ, वही उनके लिए अल्टीमेटली बेटर हुआ। ये चीज़ अगर हम समझें और अपनी मामलात में 100% श्योर हो जाएं तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मसले हम हल कर सकते हैं। 5वीं क्वालिटी जो कायदे आज़म की उनको एक बड़ा लीडर बनाती है वो ये थी कि वो चीज़ों को एनालाइज करते थे, और एनालाइज करने के साथ साथ उनको वैल्यूज़ के तौर पर लेते थे। मतलब बहुत सारे मामलात में ऐसा उनके पास होता कि वो अपने किसी ओपोनेंट की कैरेक्टर असैसिनेशन करते और कैरेक्टर पर बातें करते और उनको लो ग्रेड कर देते, लेकिन कायद ने कभी ऐसा नहीं किया बिकॉज वो वैल्यू के इंसान थे। उन्होंने हमेशा अपनी स्ट्रैटेजीज को पॉलिटिकल वे में रखा और कभी रिलीजन को भी पॉलिटिक्स में यूज नहीं किया, बिकॉज वो कहा करते थे कि पॉलिटिक्स इज वन थिंग एंड रिलीजन इज द अदर थिंग। दीन हमारा और है, सियासत और है। अगर आप दीन को सियासत में इस्तेमाल करते हैं तो आप गलत करते हैं, बिकॉज दीन सियासत के लिए नहीं है। वो एक प्रोफेशनल पर्सनल कोड है आपकी जिंदगी के लिए, ना कि सियासत के लिए। हाँ, अपनी सियासत को आप बेहतर कर सकते हैं दीन की रोशनी में, ये बिल्कुल जायज़ है। कायदे आज़म ने एक मरतबा कहा कि मुझे दीन से ही ये सीखने को मिला है कि आप इतने डेमोक्रेटिक या इतने सो कॉल्ड वो नहीं हो सकते दीन से दूर कि कोई भी नॉन मुस्लिम आप पर हुकूमत करे। अब ये बात समझने वाली इसलिए है कि हम लोग अक्सर बात करते हैं आज के दौर में कि डेमोक्रेसी है या आप सेकुलरिज्म है। इसका ये मतलब डेफिनेटली नहीं है कि आप किसी नॉन मुस्लिम को सुपीरियॉरिटी दें अपने ऊपर। हाँ, मैं नॉन मुस्लिम से खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, अनलेस एंड अनटिल वो हमारे खिलाफ कोई चाल ना चले। ये बात आपको समझनी होगी, ये वैलिड पॉइंट है। अब बात आती है 6 पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट में शेयर करने वाला हूँ, जो मुझे लगता है कि ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी, सबसे बड़ी सक्सेस थी, और वो ये कि वो अपने फॉलोअर्स को एड्रेस कर सकते थे। अब ये इतनी बड़ी बात मैंने क्यों कही? इतनी बड़ी बात मैंने इसलिए कही कि लोग उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे बिकॉज उन्होंने कभी उनको बिट्रे नहीं किया। लोग उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे कि उनको समझ नहीं सकते थे, लेकिन मानते थे कि बंदा जो कह रहा है ये सच कह रहा है, बिकॉज उन्होंने अपने आप को प्रूव किया एक स्ट्रॉन्ग लीडर। अब डेफिनेटली ये कोई आसान काम तो नहीं था कि यूं चुटकी बजाई और वो कैरिस्मेटिक लीडर बन गए। इट टुक 3 डेकेड्स। 1916 से जब उन्होंने पीस का अवार्ड हासिल किया और वहां से अपनी स्ट्रगल स्टार्ट की, 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ। ये कोई आसान काम नहीं था। इस दौरान उनके 2 बड़े ओपोनेंट्स थे, ब्रिटिश एंड द कांग्रेस, और उन्होंने उन दोनों को टेक्निकली और अच्छे से डील किया। अब बात यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कायदे आज़म ने गलत किया सब कॉन्टिनेंट को तोड़कर, और आज के दौर में भी ये तनकीद उन पर होती है। उस दौर में भी लोगों ने कहा था कि ये कायदे आज़म है, ये काफिर आज़म है। लोगों ने उनके खिलाफ बात भी की थी, लोगों ने उनको झूठा भी कहा था, लोगों ने उनको पता नहीं क्या क्या नहीं कहा, लेकिन वो अपने मकसद पर स्ट्रॉन्ग खड़े रहे। और अगर हम आज भी देखें, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं, वेदर ये एक अच्छा फैसला था या एक बुरा फैसला था मुल्क को आज़ाद करना, लेकिन कायद ने ये कहा कि मुझे यही वाहिद सॉल्यूशन नज़र आ रहा था और मैंने इसके ऊपर एफर्ट्स की। अब ये फ्यूचर बताएगा कि ये फैसला कितना सही था। बात यह है कि कायदे आज़म का कैरिस्मेटिक लीडर होने की 2 बड़ी रीजंस थी। एक ये कि उस टाइम पर कोई था ही नहीं, सिस्टम क्राइसिस का मतलब यह है कि कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था कि मुसलमानों को उनका हक मिलता। डोमिनेटिंग थे ब्रिटिश और कांग्रेस के लोग, कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। दूसरा लीडरशिप क्राइसिस थे। 3 किस्म के हुक्मरान थे उस टाइम पर। एक प्रोविंशियल लीडर्स, जिनको पूरे मुल्क से कोई फर्क नहीं पड़ता था एक्सेप्ट उनके अपने सूबे के। वो कहते थे तमाम दुनिया के मुसलमान बेशक
نقصان میں جائیں, ہمارا صوبہ فائدے میں جائے. تو پھر جو نیکسٹ قسم کے تھے وہ علماء تھے. بہت سارے علماء کانگریس کا حصہ بن گئے کیونکہ انہوں نے یہ بیانات دینا شروع کر دیے اور یہ فتوے جاری کیے کہ آپ سیکولر ہو سکتے ہیں اور آپ کانگریس کا ساتھ دے سکتے ہیں اپنے یونائٹڈ انڈیا کے لیے. تھرڈ قسم کے لینڈ لارڈ تھے, اور لینڈ لارڈز وہ تھے جو برٹش سے پیسے لے لیا کرتے تھے اور ان کی مرضی کے کام کر دیتے تھے. برٹش ان کو لالچ دے دیتے تھے کسی بھی زمین کا اور وہ ان کا کام کر دیتے تھے. اس ٹائم کے اوپر جب کوئی ایک پراپر ویلڈ لیڈر تھا ہی نہیں, اس ٹائم پر مسلمانوں کو ایک لیڈر کی ضرورت تھی جو قائد اعظم بنے. لیکن آبویسلی لوگوں نے اپوز کیا, لوگوں ان کے خلاف گئے, کبھی بھی ان کے حق میں ہمیشہ نہیں رہے. اسی لیے ہم اگر دیکھیں جب 1943 میں قائد اعظم پر اساسینیشن ہوئی, ان پر چاقو سے حملہ کیا گیا, اللہ نے ان کو بچایا بے شک, لیکن حملہ ہوا, اس کا مطلب لوگ ان کے خلاف تھے. جس کے بعد انہوں نے بیان بھی دیا تھا کہ میں ایز اے جو لیڈر ہیں میں یہی کہوں گا کہ مجھے کچھ نقصان نہیں ہوا, مسلمان ریلیکس رہیں. پلس یہ کہ مجھے دکھ صرف اسی بات کا ہے کہ وہ ایک مسلمان تھا جس نے حملہ کیا. بات یہ ہے کہ لوگ ان کے خلاف رہے, تھرو آؤٹ اپوز کیا, ان کے خلاف نعرے بھی لگے, ان پر حملے بھی ہوئے, ان کے اوپر کریکٹر اسیسنیشن بھی ہوئی, لیکن وہ ڈٹرمائن رہے اپنے کام کی طرف. اور انہوں نے پروف کیا کہ جتنا مرضی برا وقت آ جائے, آپ اپنے کسی قریبی کو ہار جائیں, آپ کی لائف میں نقصان سے نقصان ہو رہے ہیں, آپ لاس سے لاس میں جا رہے ہیں, بٹ اگر آپ اسٹرانگ ڈٹرمائنڈ کھڑے رہتے ہیں اپنے مقصد پر, there you go, اب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, اب آپ سکسیسفل ہو سکتے ہیں. یہی چیز ہم لوگ اپنی زندگی میں مس کرتے ہیں کہ ہم لوگ ڈر جاتے ہیں, ہم لوگ رک جاتے ہیں, ہم پاور سے فائٹ بیک نہیں کرتے, which is the thing جو ہم لوگ مس کرتے ہیں. یاد رکھیے گا زندگی آسان نہیں ہے. جتنا بڑا مقصد ہے اتنی بڑی اس کے لیے محنت ہے, اتنی بڑی اس کے لیے قربانی ہے, اتنی بڑی اس کے لیے ایفرٹس ہے. کیا کچھ قربان نہیں کیا, اپنا لنڈن کا لائف سٹائل قربان کر دیا, اپنا جو انجوائمنٹ تھی وہ قربان کر دی, اپنی فیملی قربان کر دی, کچھ بھی نہیں چھوڑا اور مسلمانوں کو سب کچھ دیا. اور اس کے بعد بھی میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے ایز اے گڈ لیڈر. میں جب بہت سارے لوگوں کو یہ بات کرتے دیکھتا ہوں کہ جناح واز ناٹ اے گڈ مین, میرا دل ٹوٹتا ہے اس بات پر کہ ایک بندہ جس نے ہمیں سب کچھ لا کے دیا, جس نے اپنی زندگی لگا دی, ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں. انالیسس یہ کہتا ہے کہ اگر جناح نہ ہوتے تو مسلمان کا کوئی بھی لیڈر جو اس ٹائم پر تھا وہ کمپرومائز کر دیتا مسلمانوں کی آزادی پر یونائٹڈ انڈیا کے لیے. جناح نے بچایا, جناح نے کمپرومائز نہیں کیا, فائٹ کیا, فائٹ کرتے رہے, اور ایک اسٹریٹجسٹ انسان تھے, اسٹریٹجیز بناتے تھے. بہت سارے لوگوں کو لگتا تھا کہ بے وقوف ہے, لیکن وہ اسٹریٹجی بناتے تھے, اور کبھی بھی جیسے اگر ہم چیس کی بات کریں تو بے تکا موو جو ہوتا ہے وہ آپ کو ہرا دیتا ہے. جناح نے ایک بھی بے تکا موو نہیں کیا, اور اگر کبھی بے تکا لگا بھی تو وہ الٹیمیٹلی فائدے میں ثابت ہوا, بیکاز وہ فیوچر کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے, وہ موقع کے تقاضوں کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے. یہی ساری چیزیں ہمیں بھی کرنی ہیں, موقع کے تقاضوں کو انڈرسٹینڈ کرنا. آج کے دور کی بات کریں تو دیر آر لیڈرشپ کرائسس. ہمارے پاس کوئی بہت بڑا کیریزمیٹک لیڈر موجود نہیں ہے آج کے دور میں. اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو سسٹم کرائسس بھی ہیں, کرپشن بھی ہے, مسلمانوں کو ان کا حق بھی نہیں مل رہا, دنیا میں لوگ مسلمانوں کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں, ہمارے خلاف کیمپینز چل رہی ہیں, ہمارے عقیدے پہ بات ہو رہی ہے, ہمیں سو کالڈ دبایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ ریسسٹ ہیں یا ہم لوگ ٹیررسٹ ہیں, یا یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ آزادی رائے کے خلاف ہیں. یہی وہ ٹائم ہے کہ جب دوبارہ سے تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا اس مقصد کے لیے کہ وہ خود کو منوائیں, بیکاز دنیا میں ہم اتنے سیکولر نہیں ہو سکتے دین کے مطابق کہ کوئی غیر مسلم ہم پر راج کرے یا ہمیں بتائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. اگزامپل کے طور پر when we go to United Nations یا ادر پلیٹ فارمز جو کہ گوروں کے بنائے ہوئے ہیں یا نان مسلمس کے بنائے ہوئے ہیں, اور آپ ادھر جا کر اپنے مسئلوں کا حل لیتے ہیں, تو وہ مسئلے کا حل وہ دیں گے جو ان کے قوانین کے مطابق ہے, آپ کے قوانین کے مطابق نہیں. تو یاد رکھیے گا اتنے سیکولر بھی مت ہوں. مجھے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی قائد اعظم پر تھوڑی بہت اسٹڈی ہے, آپ پڑھتے ہیں قائد کو, آپ ان کو ایڈمائر کرتے ہیں, تو کیا وہ ایک سیکولر انسان تھے یا ایک ریلیجس انسان تھے؟ کچھ معاملات میں ان سے زیادہ ریلیجس بھی کوئی نہیں تھا اور کچھ معاملات میں ان سے زیادہ سیکولر بھی کوئی نہیں تھا, لیکن انہوں نے کبھی بھی دین کی قربانی نہیں دی, انہوں نے کبھی بھی دین پر کمپرومائز نہیں کیا. یاد رکھیے گا وہ دین کو سمجھتے تھے. ہم لوگ ہمیشہ یہی دیکھتے ہیں کہ پینٹ کوٹ پہنتے تھے یا ہیٹ پہنتے تھے اور ان کا طریقہ اور تھا, اس کا مطلب وہ ایک انسان دین سے دور تھا. ایسا بالکل نہیں ہے. عقیدہ انسان کے اندر ہوتا ہے, دین انسان کے دل میں ہوتا ہے.
تو یاد رکھیے گا اس دل میں رکھیں دین کو. اس کتاب میں صرف یہی چیزیں نہیں شیئر کی گئیں بلکہ یہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں نے حاصل کی ڈیفینیٹلی, جو میں سمجھ سکا اور جو میں نے شیئر کیا. اس میں ہزاروں چیزیں ہیں جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں, بٹ اٹ از ٹو سم ایکسٹینٹ ریلیونٹ ٹو پالیٹکس. اور جو پولیٹیکل معاملات تھے 1916 سے لے کر 47 تک, پھر اس میں سر سید احمد خان کا بھی کچھ حصہ شامل ہے, تو وہ معاملات ہیں. لیکن یہ جو میں نے پوائنٹ شیئر کیے یہ قائد کی زندگی کے اوپر ہیں جو اس کتاب میں سے مجھے سیکھنے کو ملے. میں آپ کو ضرور سجیسٹ کروں گا, اف یو ہیو ٹائم یو کین پرچیز اٹ. بہت اچھی کتاب ہے, ضرور پڑھیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں, عمل میں لائیے گا تبھی زندگی میں بہتری ہوگی. پلس یہ کہ جو پوائنٹس میں نے شیئر کیے ہیں وہ ہم سب کو عمل میں لانے ہیں فار دا کرنٹ ٹائم اینڈ فار پاکستان. اجازت دیجیے گا, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.